करने वाली रफ्तार से काली पड़ रही थी। इस पल काला रंग उसके शरीर पर तेजी से फैल रहा था। यह एक डरावना जहर था। हैरानी में डूबा, ब्रिदित ने जल्दी अपनी चेतना शक्ति चलाई ताकि जहर को शरीर से बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसकी चेतना शक्ति काले जहर से टकराई, ब्रिदित ने डरावने ढंग से पाया कि उसके शरीर की चेतना शक्ति तेजी से जहर से दूषित हो रही थी। वह चेतना शक्ति इस पल एक जबरदस्त जहरीली चीज में बदल गई थी। वह इसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इस पल ब्रिदित का चेहरा मृत सा पड़ गया और वह सोचने लगा, यह कैसा जहर है, इतना जबरदस्त कि चेतना शक्ति भी इससे दूषित हो जाती है। जब काले जहर की रेखाएं तेजी से फैलने लगीं, ब्रिदित की आंखें लाल हो गईं। अगले पल दांत कसते हुए उसने अपनी हथेली को ब्लेड में बदला। चेतना शक्ति उमड़ते ही उसने अपनी बांह की जड़ पर जोर से काट मारा। आह! ब्रिदित के मुंह से जबरदस्त चीख निकली, क्योंकि पहले से काली पड़ चुकी बांह उसके शरीर से अलग होकर आसमान से नीचे गिरी और काला खून फव्वारा बनकर उड़ा। जैसे ही वह उसके शरीर से अलग हुई, कटी बांह तेजी से सड़ने लगी और कुछ सांसों में काले राख में बदलकर बिखर गई। बेहद दयनीय ढंग से पीछे हटते हुए ब्रिदित का चेहरा मृत सा पड़ गया और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इस पल ध्रुवांश की ओर उसकी नजर पूरी तरह डर और भय से भरी थी। यह जहर बहुत डरावना था। यह देखकर ध्रुवांश की भौहें हल्की सिकुंडी। उसने बहुत मुश्किल से दैवीय काली बिजली उंगली दिखाने का मौका पाया था। उसे नहीं लगा था कि ब्रिदित इतना निर्णायक होगा कि जबरदस्त जहरीली शक्ति को निकालने में नाकाम होने पर अपनी बांह ही काट लेगा। ध्रुवांश ने ठंडी और उदासीन मुस्कान के साथ कहा, एक बार फिर। उसकी आकृति फिर से चमकी। ये देखकर ब्रिदित डर से कांप उठा और उसका शरीर भय से अकड़ गया। वह अब ध्रुवांश के खिलाफ हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुड़कर वह बेहद दयनीय आकृति बन गया और भाग निकला। आसमान में आयामी तूफानों के साथ उसकी गुस्से और क्रोध भरी दहाड़ गूंजी। मेरी बांह की दुश्मनी का बदला मैं जरूर लूंगा ध्रुवांश। ब्रिदित की डर से भागती आकृति को देखकर ध्रुवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी और फिर उसकी काली उंगली धीरे धीरे अपनी असली रंगत में लौटने लगी। हर इस्तेमाल के साथ दैवीय काली बिजली उंगली की जहर कम होता था, इसलिए वह इसे आम मौकों पर नहीं इस्तेमाल करता था और इसे छिपा हथियार रखता था। अगर उसे ब्रिदित को जितनी जल्दी हो सके भगाना न पड़ता तो वह इसे बिल्कुल न इस्तेमाल करता। लेकिन उसे नहीं लगा था कि यह दैवीय काली बिजली उंगली इतनी जबरदस्त होगी। बस एक छूने से ब्रिदित की पूरी बांह बर्बाद हो गई। उसने भागते ब्रिदित का पीछा नहीं किया। भले उसने उसे पूरी तरह निपटा दिया था, लेकिन अभी उसके पास एक ज्यादा जरूरी काम था। शरीर मुड़ाकर उसने बवंडर की गहराइयों की ओर देखा। अगले पल उसकी आकृति उसकी ओर जबरदस्ती चमकी। अब उसे सबसे सही समय का फायदा उठाकर उस चेतना खजाने को हासिल करना था। जब ब्रिदित भाग गया, नीचे मौजूद योद्धा बवंडर से गूंजती उसकी गुस्से भरी दहाड़ को हल्के हल्के सुन पाए। उन गुस्सैल दहाड़ों को सुनकर उनके चेहरे हल्के बदले। फिर भी तूफान की रुकावट की वजह से वे उस पल में क्या हुआ ठीक से समझ नहीं पाए। लाशिर के चेहरे पर पहले की हल्की मुस्कान धीरे धीरे काली पड़ने लगी। साफ था, उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं था। जब सब अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ, एक चमकती आकृति अचानक बवंडर तूफान से बेहद दयनीय ढंग से चमकी और तुरंत सबकी नजरें खींच लीं। वहां ब्रिदित डर से भाग रहा था। उसके चेहरे पर मृत सी छाया थी और शरीर ठंडे पसीने से तर। वह गलियों के आवारा कुत्ते सा दयनीय दिख रहा था, जो शुरुआत में दिखाए गए शहर के लीडर के घमंडी रवैये से पूरी तरह अलग था। जब उनकी नजरें ब्रिदित पर गईं और आखिर में उसकी गायब बांह पर टिकीं, कई लोगों की आंखें हैरानी से सिकुंडी और उनके दिमाग में गहरा डर और भय फूट पड़ा। ब्रिदित ने इतने कम समय में अपनी एक बांह खो दी थी। ध्रुवांश वाकई इतना ताकतवर है? सिद्धि रैंक प्रारंभिक स्तर की ताकत के बल पर उसने न सिर्फ ब्रिदित को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि उसकी एक बांह भी छीन ली। यह कैसे मुमकिन है? हर योद्धा के दिल में हैरानी की सिहरन दौड़ी और उनके चेहरे बदलते रहे। इस पल लाशिर ने भी ब्रिदित की मौजूदा हालत देखी, इसलिए उसके चेहरे की काली छाया और गहरी हो गई, इतनी कि लोग डर जाए।
अपनी हथेलियां जितनी जोर से हो सके कसते हुए उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा। वह कचरा ब्रिदित, वह सचमुच ऐसी हालत में चोटिल हो गया? जब लाशिर के दिल में गुस्सा फट रहा था, सारंगी भी सामने खुल रहे नजारे से हैरान थी और उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी और चौंकापन से भरी थीं। उसे पता था कि ध्रुवांश का उत्तरी कायनात अकादमी का प्रतिनिधित्व करना मतलब था कि उसमें जरूर कुछ खास गुण हैं, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वह इतने कम समय में ब्रिदित को इतनी बुरी तरह चोटिल कर देगा। चाहे कुछ भी हो, ब्रिदित ने मानव शरीर परीक्षा का सामना किया था। भले वह इसे पार नहीं कर पाया, वह फिर भी साधारण सिद्ध रैंक चरम स्तर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। फिर भी लगता है उसने उस छोटे से ध्रुवांश को कम आंका था। अपनी नाजुक बाहों को अपनी भरी छाती के सामने हल्के से मोड़ते हुए सारंगी ने राहत की सांस ली और उसके नाजुक चेहरे पर पहले की ठंडक पूरी तरह गायब हो गई। लाशिर को, जिसका सुंदर चेहरा हल्का टेढ़ा हो गया था, मजे लेते हुए देखकर वह बोली, लगता है तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर लाशिर की नजर काली पड़ गई और उसके दिल से गुस्सा और क्रोध उमड़ा। काले स्वर में वह बोला, खुश होने के लिए अभी बहुत जल्दी है। चूंकि ब्रिदित बेकार है, मैं खुद देखता हूं कि वह कितना काबिल है। उसकी आवाज गूंजते ही लाशिर ने पैर पटका और सीधा आसमान में चमका। तुरंत उससे जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें एक विशाल गोले की तरह बह निकलीं। हैरानी से इसने इस इलाके में तबाही मचाने वाले आयामी तूफानों को उसके 100 फीट के दायरे में पहुंचने से रोक दिया। इस नजारे ने योद्धाओं की भीड़ को हैरान कर दिया और उनके चेहरों पर डरावने भाव उभरे जब उन्होंने भयानक शक्ति बिखेरती आकृति को देखा। उनके हैरान दिलों में सिहरन दौड़ी और वे सोचने लगे, क्या यह उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी का सबसे ऊंचा स्तर है? लगता है लाशिर ने 3 परमार्थ परीक्षाओं में से पहली मानव शरीर परीक्षा पार कर ली है ना? कुछ लोग हैरानी से चिल्लाए, लाशिर खुद हरकत करना चाहता है। उनकी नजरें जोशीली हो गईं। आमतौर पर लाशिर जैसा शख्स सिर्फ प्रवेश क्षेत्र में खुद हरकत करता था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह ध्रुवांश, जिसकी ताकत सिर्फ सिद्ध रैंक प्रारंभिक स्तर थी, की वजह से हरकत करने पर मजबूर होगा। सारंगी ने गहरी भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत लाशिर! अपने आकर्षक शरीर को हिलाकर वह बिजली की तरह आगे चमकी और लाशिर के ठीक सामने उभरी। आसमान को ढकने वाली चेतना शक्ति तुरंत उससे बह निकली, जिसने उसके आकर्षक और सुडौल शरीर को चमकदार बनाया। इससे उसकी त्वचा बर्फ सी सफेद दिखने लगी और वह बेहद मोहक और दिलकश लग रही थी। लाशिर ने गुस्से से दहाड़ा, सारंगी! उसने सारंगी को, जो उसके रास्ते में रुकावट बनी थी, काली नजरों से घूरा और जोर से चिल्लाया, हट जाओ! सारंगी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं लाशिर, हद से ज्यादा मत जाओ। इस पल उसका नाजुक चेहरा बर्फ सा ठंडा था और आसमान को ढकने वाली चेतना शक्ति उसकी पीठ से लहरों की तरह बह रही थी। भयानक शक्ति बिखेरते लाशिर के सामने उसमें जरा भी डर या भय नहीं था और उसकी बर्फीली आवाज आसमान में गूंजी। वह बोली, जब तक मैं यहां हूं, मैं तुम्हें उसका जरा सा भी छूने नहीं दूंगी। उसके जवाब को सुनकर लाशिर का चेहरा और ठंडा और काला पड़ गया। सारंगी का ध्रुवांश की इतनी हद तक रक्षा करना देखकर उसके दिल की आग और भड़क गई। ध्रुवांश को 1000 टुकड़ों में चीरने की उसकी चाहत को दबाने में नाकाम उसने एक कदम आगे बढ़ाया। आसमान को ढकने वाली चेतना शक्ति की लहरें सारंगी को घेरने लगीं और एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी। तो मैं देखता हूं कि तुम में उसे जरा सा भी छूने से रोकने की कितनी काबिलियत है। सारंगी ने दहाड़ कर जवाब दिया, आकर आजमाओ। वह भी एक कदम आगे बढ़ी और उससे सीधा टकराई। 2 जबरदस्त चेतना शक्ति की दबाव लहरें जोर से टकराईं, जिससे गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी। दबाव लहरों के फैलते ही नीचे मौजूद कई योद्धाओं की सांसें रुक गईं और वे गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पाए। लगता था उत्तरी महाद्वीप की युवा पीढ़ी के 2 शीर्ष शख्स एक दूसरे के खिलाफ हरकत करने को तैयार थे। आसपास का माहौल जैसे जम गया और बेकाबू आयामी तूफान भी उनके आसपास नहीं बह पाए। हवा में दोनों आकृतियां एक दूसरे को ठंडी नजरों से घूर रही थीं और माहौल दुश्मनी से भरा था,
जब दोनों का टकराव चल रहा था, ध्रुवांश पहले ही बवंडर के सबसे गहरे इलाके में आसानी से पहुंच गया था। इसके केंद्र में बेकाबू आयामी हवाएं पूरी तरह गायब थीं। यहाँ की शांति और बाहर की उथल पुथल दो पूरी तरह उलट तस्वीरें थीं। बवंडर के केंद्र में तैरते हुए ध्रुवांश ने अपनी जोशीली नजर सामने डाली, जहां रोशनी का एक गुच्छा चमकदार चमक बिखेर रहा था। उस चमक के बीच में जेड सी एक हड्डी चुपके से तैर रही थी। उससे अनघट लहरें निकल रही थीं, जिसने आसपास की हवा को हल्के से खपाया। यह दबाव आसमान और जमीन को खपाने वाला था। गगन परमार्थ का दबाव। वह चमकती हड्डी बिना शक एक गगन परमार्थ की थी। जेड सी छोटी हड्डी, फिर भी इसने अपने रौब से आसमान और जमीन को खपाया। जाहिर है इसमें ध्रुवांश भी शामिल था, जो अपनी आंखें फाड़कर इसे घूर रहा था। इस पल ध्रुवांश चमकती हड्डी को कसकर देख रहा था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उससे निकलने वाले दबाव से यह हड्डी जरूर उस गगन परमार्थ की थी जो प्राचीन काल में यहां बैठकर मरा था। अगर यह बवंडर के बाहर मौजूद लोगों को पता चलता तो वे जरूर अपनी जान जोखिम में डालकर इसे हथियाने की कोशिश करते। यह उसका सौभाग्य था कि उसने तेजी से हरकत की और आयामी तूफानों के कमजोर होने का इंतजार न करते हुए बवंडर में घुस गया। अगर ऐसा खजाना खुल्लम खुल्ला दिख जाता तो न जाने कितना खून खराबा और कत्लेआम मचता। उस समय ध्रुवांश को सचमुच यकीन नहीं था कि वह उन लालच में पागल हुए लोगों के सामने ऐसा खजाना हासिल कर पाता। अपने तेजी से धड़कते दिल को दबाते हुए ध्रुवांश का चेहरा अगले पल बदल गया, क्योंकि उसने अपनी चेतना सागर में रहस्यमय काले कागज को और जोर से कांपते महसूस किया। यह एहसास ऐसा था जैसे वह जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर निकलने वाला हो। ध्रुवांश के मुंह में कड़वाहट थी और वह अपने दिमाग में बार बार दोहराता रहा, उछलना बंद करो। जब मैं वह चीज हासिल कर लूंगा तो तुम्हारा हिस्सा जरूर होगा। वह अपने शरीर में मौजूद रहस्यमय काले कागज को बहुत अहमियत देता था। अगर यह उसके शरीर से बाहर निकल गया और किसी वजह से वापस न आया तो वह आज सचमुच खून के आंसू रोता। वह गगन परमार्थ की हड्डी को छूने की बजाय एक छोटी सी गलती से अपने शरीर का रहस्यमय काला कागज खोना पसंद करता। जैसे ध्रुवांश की पुकार सुनकर रहस्यमय काले कागज का कांपना आखिरकार धीरे धीरे कम होने लगा। इससे ध्रुवांश ने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। उसने रहस्यमय काले कागज में किसी आध्यात्मिक चेतना की संभावना को नहीं माना। फिर भी इसमें कुछ समझ थी जो इसे उस शख्स की सोच और एहसास को भांपने देती थी जिसके अंदर यह था। जब रहस्यमय काला कागज शांत हुआ, ध्रुवांश ने अपनी नजर फिर से रोशनी के गुच्छे में तैरती चमकती हड्डी पर डाली। थोड़ा हिचकने के बाद वह पास बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आया, चमकती हड्डी से कोई हरकत नहीं हुई और वह चुपके से रोशनी के गुच्छे में तैरती रही। शांत तैरती चमकती हड्डी को देखकर ध्रुवांश ने जोर से दांत कसे और अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जिस पल ध्रुवांश का हाथ उस सफेद हड्डी को पकड़ पाया, उसके शरीर में जैसे जबरदस्त बिजली फट पड़ी। उसका चेहरा लाल पड़ गया और एक घूंट खून उगल गया। इस पल उसका चेहरा जोर से टेढ़ा हो गया, क्योंकि उसे हड्डी से निकलने वाला एक अनघट डरावना दबाव महसूस हुआ जो उसके पूरे शरीर को ढक रहा था। इस पल उसका शरीर जैसे आसमान तक फैले पहाड़ी सिलसिले के नीचे दब गया हो, जिससे उसके पूरे शरीर से चरमराहट की आवाजें गूंजने लगीं। अगर उसने अपनी बिजली राज शरीर की ट्रेनिंग न की होती तो वह तुरंत टुकड़ों में चकनाचूर हो जाता। फिर भी उसके शरीर के हर छिद्र से खून बहने लगा और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। यह सफेद हड्डी उस गगन परमार्थ का सिर्फ एक छोटा हिस्सा थी जो यहां बैठकर मरा था। फिर भी इसकी ताकत ऐसी थी जिसे ध्रुवांश जैसा शख्स छू नहीं सकता था। दांत जोर से कसते हुए उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था। फिर भी अपनी जान की परवाह न करते हुए ध्रुवांश ने सफेद हड्डी को पकड़ने वाली अपनी पकड़ नहीं ढीली की। इस पल उसके सुंदर चेहरे पर एक जिद्दी और अटल भाव था जो लोगों को छू लेता। थम, उसके शरीर में फटने वाली बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हो गई और उसकी चेतना शक्ति भी पूरी तरह अस्थिर हो गई। ध्रुवांश का चेहरा और लाल पड़ गया और उसने एक और घूंट खून उगला। सफेद हड्डी को पकड़ने वाला उसका हाथ कांप रहा था और उससे खून टपक कर बह रहा था, जिसने सफेद हड्डी को पूरी तरह भिगो दिया। लेकिन
जब ध्रुवांश बेबसी में हार मानने वाला था, रहस्यमय काले कागज से अचानक गहरी काली चमक की किरणें फटीं। प्राचीन शब्द उस काली चमक से उभरे और काले प्रकाश की किरणों में बदलकर उसके शरीर से बाहर चमकने लगे। ध्रुवांश के शरीर से प्राचीन मंत्र सी आवाजें गूंजीं। उसके शरीर में उथल पुथल मचाती शक्ति और उसकी चेतना शक्ति, जो बाहर फट पड़ी थी, अचानक एक पल में शांत और स्थिर हो गई। यहां तक कि उसके शरीर में गूंजती डरावनी बिजली की गड़गड़ाहट भी प्राचीन मंत्र की आवाजों में धीरे धीरे शांत होने लगी। इस पल ध्रुवांश के चेहरे पर बेकाबू खुशी और उल्लास फूट पड़ा। यह रहस्यमय काला कागज आखिरकार हरकत में आया था। जैसे ही मंत्र गूंजा, ध्रुवांश की बांह, जो जोर से कांप रही थी, भी शांत हो गई। अगले पल उसने देखा कि प्राचीन शब्द काले प्रकाश की किरणों में बदलकर उसके शरीर से बाहर निकले और उस जेड़ सी सफेद हड्डी के चारों ओर लपेट गए। जैसे ही काले प्रकाश की किरणें हड्डी के चारों ओर चक्कर काटने लगीं, वे इसे स्याही सी रंगने लगे और उसकी चमक को तेजी से दबाने लगे। कुछ सांसों में सफेद हड्डी पूरी तरह काली पड़ गई, जैसे स्याही में डूब गई हो। उससे निकलने वाला डरावना दबाव जैसे सील हो गया और उसका जरा सा निशान भी बाकी न रहा। ध्रुवांश ने आखिरकार अपने शरीर की आजादी वापस पाई और उसने गहरी राहत की सांस ली। फिर उसने हैरानी और शक भरी नजरों से काली हड्डी को देखा, जो अब कोई असाधारण हरकत नहीं दिखा रही थी। गगन परमार्थ की यह हड्डी रहस्यमय काले कागज से क्यों सील हो गई? वह अपने आप से बुदबुदाया। यह रहस्यमय काला कागज आखिर कहां से आया? उसके दिल में हल्की हैरानी थी। यह रहस्यमय काला कागज न सिर्फ कालमेरु स्तंभ जैसे प्राचीन शैतानी हथियार को सील और दबा सकता था, बल्कि गगन परमार्थ के अवशेष जैसी चीज को भी सील कर दिया। यह चीज वाकई थोड़ी डरावनी थी। भले वह अभी भी इसकी उत्पत्ति का अंदाजा नहीं लगा पाया था, ध्रुवांश को पक्का यकीन था कि यह रहस्यमय काला कागज बहुत बहुत डरावना था। जब ध्रुवांश अभी भी काले कागज के बारे में सोचकर हैरान था, बाहर से गहरी धमक की आवाजें गूंजीं, जिसने उसे तुरंत साफ दिमाग में लौटाया। मुड़कर देखा तो विशाल बवंडर और आसपास का तूफान धीरे धीरे बिखरने लगा था और आयामी तूफान भी उसका साथ दे रहे थे। ध्रुवांश चौंका। मुझे जल्दी यहां से निकलना होगा। उसने काली हड्डी को जल्दी रख लिया। भले पहले उसे गंभीर चोटें नहीं लगी थीं, लेकिन सफेद हड्डी से निकलने वाले दबाव ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया था, जिसने उसकी लड़ने की काबिलियत पर असर डाला था। अगर किसी ने उसकी कमजोर हालत देख ली तो मुश्किल से कहना था कि कुछ नहीं होता। आखिर इस जगह को लालची नजरों से घूरने वाले बहुत थे। उसके शरीर की एक हरकत के साथ उसके पैरों के नीचे चेतना रोशनी जमा हुई और एक विशाल ड्रैगन की परछाई बनी। ध्रुवांश को अपनी पीठ पर लेते हुए उसने अपने शरीर को लहराया और बिखरते बवंडर और तूफानों को चीरकर तेजी से वहां से पीछे हटा। उसी वक्त नीचे जमीन पर मौजूद योद्धाओं ने आसपास के कमजोर होते आयामी तूफानों को भांपा, जिससे उनकी आंखों में खुशी और उल्लास उमड़ा। बिखरते बवंडर और तूफानों को जोशीली नजरों से घूरते हुए उनके शरीर तन गए, उस पल का इंतजार करते हुए जब तूफान पूरी तरह बिखर जाए और वे तुरंत अंदर चमककर खजाना हथिया सकें। आसमान में सारंगी और लाशिर अभी भी एक दूसरे के सामने थे। दोनों की ठंडी और बर्फीली नजरें एक दूसरे को घूर रही थीं और उनसे आसमान को ढकने वाली चेतना शक्ति बह रही थी। भले वे इस वक्त तलवारें खींचे खड़े थे, उन्होंने अपनी असली ताकत नहीं दिखाई, क्योंकि दोनों को सामने वाले की जबरदस्त ताकत का अच्छे से अंदाजा था। टक्कर में आम तरीके उनके खिलाफ काम नहीं करते थे, लेकिन अगर वे अपनी असली चालें इस्तेमाल करते तो जरूर कुछ कीमत चुकानी पड़ती। अभी वे प्रवेश क्षेत्र तक नहीं पहुंचे थे। अगर वे अब पूरी ताकत लगा देते तो यह दूसरों को स्वर्ग भेजा मौका देने जैसा होता। इसलिए लाशिर के दिल में कितना भी गुस्सा और क्रोध क्यों न हो, वह सारंगी की निगाह में लापरवाही नहीं कर सकता था। लाशिर ने काले स्वर में कहा, आयामी तूफान बिखरने वाले हैं। उस वक्त जब सब आगे चमकेंगे, वह लड़का भगवान से प्रार्थना कर ले, तब भी नहीं बच पाएगा। सारंगी ने तंज मारा, उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं। लाशिर की आंखों में ठंडी चमक थी, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, आसमान में अचानक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी।
उसने जल्दी सिर उठाया और देखा कि बिखरते तूफानों में एक ड्रैगन की धुंधली छाया उभरी। अपनी पूंछ लहराकर ड्रैगन एक पल में लाशिर से 1000 फीट दूर उभरा। ड्रैगन की ऐसी रफ्तार ने लाशिर को भी चौंका दिया। जब ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, नीचे मौजूद लोगों की हैरान नजरों में ड्रैगन की परछाई तेजी से क्षितिज में गायब हो गई। सबने हैरानी से ड्रैगन की परछाई को क्षितिज में गायब होते देखा और फिर सिर उठाकर देखा तो आसमान में बवंडर और तूफान पहले ही बिखर चुके थे, लेकिन उसमें पहले मौजूद चेतना खजाने का जरा सा निशान भी नहीं था, जैसे बवंडर और तूफान हवा में गायब हो गए हों। इस दुनिया में मौजूद सब योद्धाओं पर एक पल की खामोशी छा गई। कुछ ने बुदबुदाया, पहले वह ड्रैगन की परछाई उस लड़के की थी। कमबख्त, उसने चेतना खजाना छीन लिया। कैसी भागने की रफ्तार! कमीना! खामोशी के पल के बाद आसमान में गुस्से भरी चीखें और गालियां जोर से फट पड़ीं और कई योद्धाओं के चेहरे गुस्से से हरे पड़ गए। उन्होंने यहां आधे दिन से ज्यादा मेहनत से इंतजार किया था, बड़ी मुश्किल से तूफानों के बिखरने का इंतजार किया। फिर भी आखिर में ध्रुवांश ने खजाना छीन लिया और भाग निकला। सबसे घिनौनी बात थी कि उन्होंने सचमुच खुली आंखों से उसे भागते देखा था। आखिर में कुछ लोग हार मानने को तैयार नहीं थे और गुस्से से चिल्लाकर उस दिशा की ओर जबरदस्ती चमके जिधर ड्रैगन की परछाई गायब हुई थी। उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो। सारंगी ने अपनी खूबसूरत आंखों से उस दिशा को देखा जिधर ड्रैगन की परछाई गायब हुई थी और हल्के से हंस पड़ी। वह सोचने लगी, वह बदबूदार लड़का वाकई फिसलने में तेज है। फिर भी लगता है उसने खजाना अपने हाथों में ले लिया है। अपनी नजर घुमाकर उसने लाशिर को देखा जिसके चेहरे पर राख सी छाया थी। आज ध्रुवांश ने उसे जबरदस्त सबक सिखाया था। न सिर्फ वह उसे दबाने में नाकाम रहा, बल्कि उसने उसे खजाना छीनकर आसानी से फिसलने भी दिया। सारंगी ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, लगता है तुम्हारी ख्वाहिश सचमुच धूल में मिल गई। उसके आसपास की आसमान को ढकने वाली चेतना शक्ति धीरे धीरे बिखरने लगी। क्योंकि ध्रुवांश सफलतापूर्वक फिसल गया था, अब उसे इस घिनौने लड़के के आसपास रहने की जरूरत नहीं थी। लाशिर ने सारंगी को काली नजर से देखा और ठंडी आवाज में बोला, मुझे नहीं लगता कि वह लड़का ऐसे ही छिप जाएगा। जब तक वह प्रवेश क्षेत्र में जाने की हिम्मत करता है, मैं जरूर उसे पकड़ लूंगा और उसे वह चीज चुपके से सौंपने पर मजबूर करूंगा। उसकी आवाज गूंजते ही लाशिर वहां और नहीं रुका। अपनी आस्तीन हिलाकर वह अपने दिल में भरी नफरत के साथ मुड़ा और चला गया। आज उसने सचमुच अपनी इज्जत गंवा दी थी। लाशिर की दूर जाती पीठ को देखकर सारंगी ने तंज मारा। अपने आकर्षक शरीर को हिलाकर वह उसकी उलट दिशा में चली गई और नीचे जमीन पर खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जिनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। थोड़ी देर बाद योद्धाओं ने बेबसी से आह भरी और सोचा, सब कुछ बेकार गया। आसमान में एक रोशनी की किरण जबरदस्त रफ्तार से चमकी, जिसके पीछे हल्की हल्की ड्रैगन की दहाड़ें गूंज रही थीं। वह एक ड्रैगन की धुंधली छाया थी जिसकी पीठ पर एक आकृति थी। क्षितिज में गूंजते हुए यह आसमान को हैरान करने वाली रफ्तार से चमक रही थी। ड्रैगन की परछाई की पीठ पर खड़ा ध्रुवांश जमीन को देख रहा था, जो उससे तेजी से दूर होती जा रही थी। उसकी आंखों में तारीफ का भाव था। ड्रैगन उड़ान कला की रफ्तार वाकई बहुत तेज थी। तभी तो उस साल सफेद ड्रैगन परमार्थ शैतानी ड्रैगन महल के कई परमार्थों के घेरे से आसानी से भाग निकला था। ध्रुवांश की मौजूदा ड्रैगन उड़ान कला की समझ के मुताबिक उसे पता था कि यह कला कुछ चरणों में बटी है। पहला चरण था ड्रैगन की परछाई, दूसरा चरण था ड्रैगन उड़ान और तीसरा चरण था ड्रैगन चकमा। अब जब उसकी ताकत सिद्ध रैंक में प्रवेश कर चुकी थी और पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी, ध्रुवांश की ड्रैगन उड़ान कला दूसरे चरण ड्रैगन उड़ान तक पहुंच गई थी। इस चरण में उसकी चेतना शक्ति एक विशाल ड्रैगन को उभार सकती थी। यह ड्रैगन ध्रुवांश को आसमान और जमीन के पार ले जा सकता था और इसकी रफ्तार ऐसी थी जैसे वह तारों और चांद का पीछा कर सके। ध्रुवांश को यकीन था कि उसकी मौजूदा रफ्तार के साथ सिद्ध रैंक के योद्धा, यहां तक कि वे जो 3 परमार्थ परीक्षाओं में से पहली मानव शरीर परीक्षा पार कर चुके थे, उसका पीछा नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ध्रुवांश ने इतने योद्धाओं की लालची नजरों के सामने खजाना छीनने की हिम्मत की थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वह खजाना छीनकर सुरक्षित निकल सकता था।
ध्रुवांश ने अपने आप से बुदबुदाया, पता नहीं तीसरे चरण ड्रैगन चकमा तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। कहते हैं अगर कोई ड्रैगन उड़ान कला को ड्रैगन चकमा चरण तक ले जा सकता है तो वह अपने शरीर को विशाल ड्रैगन में बदल सकता है। उस वक्त वह अंतरिक्ष को चीर सकता है और साधारण परमार्थ भी उसका पीछा नहीं कर सकते। ध्रुवांश के दिमाग में उसकी चाहत का पल रहा। फिर उसने अपने मौजूदा हाल पर ध्यान दिया। पीछे दूर की ओर देखा तो उसे हल्की हल्की चेतना शक्ति की लहरें महसूस हुईं। लगता है कुछ लोग मुझसे खजाना छीनने की कोशिश में हार नहीं मान रहे। हाँ, उसने अपने आप से कहा, पहले मुझे कोई जगह ढूंढनी होगी जहां मैं ठीक हो सकूं और आराम कर सकूं। ध्रुवांश जल्दी में था कि गगन परमार्थ की उस हड्डी के क्या इस्तेमाल हैं, ये देखे। इस सोच के साथ ध्रुवांश ने तुरंत हरकत की और उसके पैरों के नीचे विशाल ड्रैगन की रफ्तार जबरदस्ती बढ़ गई। एक पल में वह और ड्रैगन क्षितिज में गायब हो गए। कुछ वक्त बाद वह ऊंची पहाड़ी चोटियों के इलाके में उभरा। अपनी आस्तीन हिलाकर उसके नीचे की ड्रैगन छाया बिखर गई और वह नीचे चमका एक छिपे हुए छोटे पहाड़ी घाटी में उतरा। घाटी की गहराइयों में ध्रुवांश ने एक पहाड़ी दरार ढूंढी और उसमें घुस गया, फिर टांगे मोड़कर बैठ गया। हड्डी को देखने से पहले उसने अपनी सारी चेतना शक्ति की शक्ति वापस खींच ली और चट्टान सा बन गया, खुद को पहाड़ी दरार में छिपा लिया। उसकी चेतना शक्ति की लहरें खींचने के थोड़ी देर बाद आसमान में छीं छीं की आवाजें गूंजीं और एक के बाद एक आकृतियां चमकीं। आसपास की जांच करने पर कुछ न मिलने से उनकी बेबसी भरी गालियां और चीखें गूंजीं। फिर वे दूर की ओर बढ़ गए। पहाड़ी में ध्रुवांश की हल्की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसके मुंह के कोने पर मजेदार मुस्कान उभरी। अगले पल उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने सावधानी से उस काली गगन परमार्थ की हड्डी को निकाला, जो असाधारण रूप से शांत थी। इस पल पूरी तरह शांत रहते हुए गगन परमार्थ की हड्डी से पहले वाला कोई दबाव नहीं निकल रहा था और वह बहुत साधारण और आम दिख रही थी। उसे अपने हाथों में कुछ देर उछालते हुए ध्रुवांश की भौहें सिकुड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद उसने बेबसी में मुंह बनाया, क्योंकि उसने पाया कि चाहे वह कुछ भी करे, काली हड्डी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। उसने इसमें चेतना शक्ति डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि चेतना शक्ति काली हड्डी के संपर्क में आते ही बेकार हिलकर बाहर निकल जाती थी। साफ था, गगन परमार्थ की हड्डी को सील करने के बाद रहस्यमय काले कागज ने लोगों के लिए इसे खोजने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को किसी टेलीग्राम चैनल या किसी दूसरे चैनल पर सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब पर स्टोरी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस स्टोरी का एपिसोड सबसे पहले स्टोरी ट्यूब यूट्यूब चैनल पर ही आता है। काली हड्डी को पकड़कर ध्रुवांश ने कड़वी हंसी दी। लगता है एकमात्र रास्ता रहस्यमय काले कागज को हरकत में लाना है। मेरी इस छोटी सी ताकत से इस खजाने में उंगली डालना बस असंभव है। तुम सबसे जबरदस्त हो, तुम बॉस हो, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं, ध्रुवांश ने अपने दिल में बुदबुदाया। जैसे ही उसके दिल में यह आवाज गूंजी, उसकी चेतना सागर में रहस्यमय काला कागज काली चमक की किरणों से फट पड़ा। चमक की किरणें उस पतले काले कागज पर उभरी जैसे दुनिया के रहस्यों को दर्ज करने वाले सबसे प्राचीन शब्द, जो बेहद रहस्यमय दिख रहे थे। चमक की एक किरण रहस्यमय काले कागज से चमकी और ध्रुवांश की हथेली से निकलकर सीधे उस छोटी काली हड्डी की ओर बढ़ी। हड्डी का काला रंग तेजी से हटा और कुछ सांसों में वह फिर से अपनी चमकदार और आकर्षक शक्ल में लौट आई, जो पूरी तरह बेदाग थी, जैसे शुद्ध जेड का टुकड़ा। और इस बार गगन परमार्थ की हड्डी से पहले जैसी जबरदस्त प्रतिक्रिया नहीं हुई और वह चुपके से ध्रुवांश की हथेली में बैठी रही। अपना ध्यान केंद्रित करते हुए ध्रुवांश ने चमकती हड्डी की सतह की असाधारण चमक देखी, जिसमें जरा सा दाग नहीं था, जैसे एक बेदाग कला का नमूना। और चमकती हड्डी की चमकदार शक्ल की वजह से ध्रुवांश एक सुनहरी खून की बूंद को हड्डी के अंदर धीरे धीरे घूमते देख पाया। इस चमकती हड्डी में वाकई गगन परमार्थ का खून का अंश है। हड्डी में सुनहरा खून का अंश देखकर ध्रुवांश का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह गगन परमार्थ का खून का अंश है, भले इसमें सिर्फ थोड़ा सा हो,
परमार्थ स्तर के योद्धा भी इसे देखकर लालच में पड़ जाते। भले कहा जाता हो कि प्राचीन काल में पवित्र चेतना पाषाण सिलसिले में एक गगन परमार्थ बैठकर मरा था, लेकिन समय के साथ गगन परमार्थ की हर चीज को समय की रेत में बह जाना चाहिए था। यहाँ तक कि ताकतवर खून का अंश भी इतने लंबे समय में धीरे धीरे फीका पड़ जाना चाहिए था। लेकिन किसे पता था कि इस चमकती हड्डी में वाकई उसकी कुछ बूंदें बाकी रह जाएंगी। ये वाकई एक खजाना था। ध्रुवांश को अपनी सांसें बेहद भारी और तेज लग रही थीं। भले ध्रुवांश अपनी आंखों के सामने सुनहरे खून के अंश से उल्लास में था, उसकी चेतना सागर में रहस्यमय काला कागज फिर से गुनगुनाने लगा। ऐसा होते ही चमकती हड्डी धीरे धीरे ध्रुवांश की हथेली से ऊपर तैरने लगी। अगले पल ध्रुवांश ने उससे चमक की किरणें निकलते देखी और सुनहरा खून का अंश हैरानी से धीरे धीरे चमकती हड्डी से बाहर फैलने लगा और ध्रुवांश के सामने चुपके से तैरने लगा। उनसे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी जिसने पूरी दरार को सुनहरे रंग में नहला दिया। ध्रुवांश ने सुनहरे खून के अंश को कसकर घूरा। भले वह उनसे जबरदस्त चेतना शक्ति की लहरें नहीं भांप पा रहा था, उसे हल्का हल्का उन कुछ बूंदों में छिपी डरावनी शक्ति का एहसास हो रहा था। यहाँ तक कि एक परमार्थ को भी इससे हैरान करने वाला और चेहरा बदलने वाला झटका लगता और सुनहरे खून के अंश से गहरी और नीची बिजली की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। लगता था जब गगन परमार्थ जिंदा था, उसने बिजली के गुण वाली कोई खास युद्ध कला सीखी होगी, तभी उसका खून का अंश इतनी डरावनी बिजली की ताकत रखता था। अचानक वे कुछ बूंदें सुनहरे खून का अंश सुनहरी रोशनी की किरणों में बदलीं और सीधे ध्रुवांश की ओर चमकीं। अगले पल उसकी हैरान नजरों के सामने वे उसके शरीर में घुस गईं। इस अप्रत्याशित मोड़ ने ध्रुवांश के दिल में बेकाबू डर फूट पड़ा। हाँ, उसकी आंखें गगन परमार्थ के खून के अंश के लिए तरस रही थीं, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत के स्तर के साथ वह ऐसी चीज का मजा बिल्कुल नहीं ले सकता था। यहां तक कि इसकी एक बूंद भी उसके शरीर को फटने पर मजबूर कर देती। ध्रुवांश की इच्छाओं की जरा भी परवाह न करते हुए सुनहरा खून का अंश सीधे उसके शरीर में घुस गया और उसके खून, मांस और नाड़ियों को चीरता हुआ बढ़ा। हैरान करने वाली रफ्तार से यह ध्रुवांश के शरीर में बिखरने लगा, जिससे उसे लगा जैसे स्याही की एक बूंद पानी के टब में डाल दी गई हो। ध्रुवांश के शरीर में फिर से डरावनी बिजली की गड़गड़ाहट गूंजने लगी और उसका चेहरा मृत सा पड़ गया। इस पल उसे अपने शरीर के अंदर से जबरदस्त शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ, जो जैसे उसके शरीर को फटने पर मजबूर करना चाहता था। यह शक्ति बहुत डरावनी थी और वह इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकता था। लेकिन जब ध्रुवांश निराशा में डूबने वाला था, सुनहरा खून का अंश उसके खून और मांस में ज्यादा देर नहीं रुका और सीधे उसके शरीर की गहराइयों में चमका। उसकी चेतना सागर में घुसकर यह आखिरकार रहस्यमय काले कागज में समा गया। जैसे ही सुनहरा खून का अंश रहस्यमय काले कागज में घुसा, वह एक पल के लिए कांपने लगा और उसकी सतह पर सुनहरे रूनी नक्शे एक के बाद एक उभरने लगे। वे रूनी नक्शे जैसे रहस्यमय काले कागज की गहराइयों से प्राचीन शब्द थे, जो अनंत रहस्य और अपार भावना बिखेर रहे थे। रहस्यमय काले कागज में छिपी चीज गगन परमार्थ के खून के अंश से सक्रिय हो गई थी। भले ध्रुवांश को यह जानने में जबरदस्त दिलचस्पी थी कि रहस्यमय काले कागज का असल बैकग्राउंड क्या है, इस पल वह जरा सा भी बेकार सोच नहीं रख सकता था। सुनहरा खून का अंश पूरी तरह काले कागज में समा गया था, लेकिन जब यह उसके शरीर से चीरा था तो सुनहरे खून के अंश के हल्के निशान उसके खून और मांस पर चिपक गए थे। सिर्फ ये छोटे से निशान भी ध्रुवांश के लिए बेहद डरावने थे। इसलिए इस पल ध्रुवांश का पूरा शरीर जैसे एक भट्ठी बन गया था, जिसमें उसका सारा खून और मांस जलने को तैयार था। सुनहरी चमक की किरणें सुनहरे बिजली की चमक के साथ ध्रुवांश के खून और मांस में चीरती और बुनती रही। जबरदस्त दर्द ध्रुवांश के पूरे शरीर में फैलने लगा, जिससे उसकी कनपटियों पर हरी नसें उभर आईं और वह बेहद भयानक और क्रूर दिखने लगा। कमबख्त, वह अब और सहन नहीं कर पा रहा था। फिर भी रहस्यमय काला कागज पहले से ही बदलाव की हालत में डूबा था और उसे जरा सी भी मदद नहीं दे पा रहा था। अब वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था।
दांत जोर से कसते हुए उसने अपनी आस्तीन हिलाई और काले बिजली के तरल से बनी कमल की फूल चमकी। यह बिजली देव कमल था जो उसे पहले उत्तरी दरिया ड्रैगन की मदद करने के बाद मिला था। इस बिजली देव कमल का शरीर को मजबूत करने में जबरदस्त फायदा था। इसे पाने के बाद ध्रुवांश इसकी शक्ति पर भरोसा करके अपनी बिजली राज शरीर की ट्रेनिंग कर रहा था। अब उसकी हालत बेहद खतरनाक थी। गगन परमार्थ के खून के अंश का अवशेष बहुत डरावना था जो उसके शरीर को अपनी ताकत से फटने पर मजबूर कर रहा था। अब उसे अपने पहले से जबरदस्त शरीर को एक और स्तर ऊपर ले जाना था, वरना इस जानलेवा परीक्षा से बचना बहुत मुश्किल होता। बिजली देव कमल पर बैठकर ध्रुवांश ने अपने शरीर को जबरदस्ती दबाया, जो जैसे जलकर फटना चाहता था। अपने हाथों को जोड़कर एक सील बनाते हुए उसने बिजली राज शरीर की ट्रेनिंग विधि शुरू की। भले वह इस पल बेहद खतरनाक हालत में था, यह भी कहा जा सकता था कि उसे जबरदस्त भाग्य मिला था। अगर वह गगन परमार्थ के खून के अंश की शक्ति को अवशोषित और शुद्ध कर पाया तो उसका बिजली राज शरीर शायद फिर से एक छलांग लगा सकता था। अगर वह सफलतापूर्वक छलांग लगा पाया तो ध्रुवांश की ताकत बहुत बढ़ जाती, लेकिन अगर वह नाकाम रहा तो आज अपनी छोटी सी जान बचाना बहुत मुश्किल होता। ध्रुवांश ने दांत कसे। इस पल वह सिर्फ अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। ध्रुवांश के शरीर में बिजली की बेतरतीब गड़गड़ाहट गूंज रही थी और उसके अंदर सुनहरी चमक थी। यहाँ तक कि उसका मांस, खून और हड्डियां भी इस सुनहरे रंग से रंग गई थीं, जैसे वे सोने से ढली हों। यह सुनहरा रंग ध्रुवांश के अंदर को लगातार खा रहा था। सुनहरे रंग में सुनहरे बिजली के छोटे छोटे कण थे। वे कण बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें बेहद डरावनी शक्ति थी। जहां भी वे गुजरते, ध्रुवांश के शरीर में तबाही मच जाती, जैसे वह हिस्सा फटने वाला हो। जबरदस्त दर्द लगातार उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। अपने बिजली राज शरीर को और मजबूत करने के लिए ध्रुवांश को बहुत जबरदस्त दर्द और कष्ट सहना पड़ता था, लेकिन हर सफल प्रगति के बाद उसे ऐसी ताकत मिलती थी जो लोगों को मस्त कर देती थी। यह ऐसी चीज थी जिससे अनगिनत लोग प्यार और ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ ताकत की खोज के लिए सब कुछ छोड़ने में सक्षम नहीं होते थे। इसी तरह ध्रुवांश भी अपनी ताकत की खोज को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से बिजली राज शरीर को सक्रिय किया। उसके शरीर में काले बिजली के कण उसके मांस और खून में उभरे और सुनहरे प्रकाश को लपेटने की कोशिश में लगातार उसकी ओर बढ़े। लेकिन भले काले बिजली में दैवीय काली बिजली की कुछ ताकत थी, सुनहरे बिजली के कण साफ तौर पर ज्यादा डरावने थे। इतनी ताकतवर दैवीय काली बिजली भी उनके सामने थोड़ी कमजोर लग रही थी। सोचने पर दैवीय काली बिजली आखिर वह बिजली परीक्षा थी जो तिलिस्मी जानवरों को दैवीय जानवर बनने के लिए पार करनी पड़ती थी। वह परीक्षा इंसानों की 3 परमार्थ परीक्षाओं जैसी थी, जो परमार्थ रैंक में प्रवेश के लिए पार करनी पड़ती थी। इसके उलट वे सुनहरे बिजली के कण एक गगन परमार्थ से आए थे। ऐसी मौजूदगी के सामने काली दैवीय बिजली साधारण बिजली सी लगती थी, जिसमें थोड़ी ज्यादा ताकत थी। सौभाग्य से ध्रुवांश के मांस और खून को खा रहा सुनहरा खून का अंश आखिर उसका अवशेष था। भले यह ताकतवर था, इसकी निरंतरता मजबूत नहीं थी, जिसने उसे सहने और आखिर में धीरे धीरे इसे शुद्ध और अवशोषित करने की इजाजत दी। इसलिए ध्रुवांश ने बिजलीराज शरीर को अपनी पूरी हद तक सक्रिय किया और काले बिजली के कण उसके मांस और खून में चीरे और सुनहरे कणों की ओर लहर दर लहर बढ़े। भले वे बार बार आगे बढ़े, सुनहरे बिजली के कणों ने उन्हें खा लिया और मिला लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में सुनहरे प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़े भी टूटकर बिखर गए और ध्रुवांश के मांस और खून ने उन्हें लालच से अवशोषित कर लिया। जैसे ही उन्होंने उन टूटे हुए सुनहरे प्रकाश के कणों को अवशोषित किया, ध्रुवांश के मांस और खून पर हल्का सुनहरा रंग उभरने लगा और एक अनघड़ जबरदस्त और दबंग एहसास उससे हल्के हल्के निकलने लगा। जबरदस्त दर्द और कष्ट को सहने के बाद ध्रुवांश धीरे धीरे इसके आदी होने लगा और फिर उसने अपने दिमाग और आत्मा को केंद्रित किया। इस लंबी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए उसने बेहद सुनहरे बिजली के कणों को धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा तोड़ा।
बाहरी हिस्सों को अवशोषित करने के बाद बिजली देव कमल, जिस पर ध्रुवांश बैठा था, से काले बिजली के कण चटखने लगे और दैवीय काली बिजली की धाराएं लगातार ध्रुवांश के शरीर में डाली गईं, जो सुनहरे बिजली के कणों की शक्ति को खाने में उसकी मदद कर रही थीं। अंदर और बाहर से इस हमले के तहत ध्रुवांश के चेहरे का दर्द भरा भाव धीरे धीरे कम होने लगा और उसके शरीर में चल रही जबरदस्त जंग धीरे धीरे उसके काबू में आने लगी। वक्त तेजी से बीता और एक दिन का समय धीरे धीरे गुजर गया। इस दिन में ध्रुवांश बिजली देव कमल पर बैठा रहा, जरा सा भी नहीं हिला। कमल से निकलते काले बिजली के कण जैसे ध्रुवांश के पूरे शरीर को लपेट रहे थे। जैसे ही चमक की किरणें बिजली के कणों से धीरे धीरे सरक रही थीं, उनसे हैरान करने वाली शक्ति की लहरें निकल रही थीं। अचानक ध्रुवांश के शरीर को घेरे काले बिजली के कणों से हल्की सुनहरी चमक की किरणें चमकने लगीं। सुनहरे चमक के नीचे वे काले चमक की किरणें जैसे लावा से टकराई बर्फ थीं, जो तेजी से उसमें पिघल रही थीं। ऐसा होते ही ध्रुवांश का शरीर काले बिजली के कणों के नीचे से उभरा, लेकिन इस पल उसके पूरे शरीर पर हल्की सुनहरी चमक थी, जो दूर से सोने की परत सी लग रही थी, जैसे बुद्धों के सुनहरे शरीर। और ध्रुवांश का शरीर एक दिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। कुछ देर टिकने के बाद सुनहरी चमक धीरे धीरे बिखरने लगी और ध्रुवांश की छाती पर जमा बिजली की चिंगारियों से निकलती काली चमक दिखने लगी। जैसे ही बिजली की चिंगारियां फैलीं, वे एक बिजली रूनी में बदलने लगीं। द्विरूणी बिजली शरीर। उस अवशेष खून के अंश को शुद्ध और अवशोषित करने के बाद ध्रुवांश का बिजली राज शरीर आखिरकार आगे बढ़ा और द्विरूणी बिजली शरीर के स्तर तक पहुंच गया। ध्रुवांश की कसकर बंद आंखें इस पल धीरे धीरे खुलीं। ऐसा करते ही उसकी काली पुतलियों में सुनहरी चमक चमकी, जो बेहद तीखी और भेदने वाली थी। सिर झुकाकर उसने अपनी छाती पर छपे बिजली रूनी को देखा, जो धीरे धीरे बिखर रहा था, और उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव उभरा। शरीर शोधन दैवीय कला को ट्रेनिंग करना पहले से ही मुश्किल था, और बिजली राज शरीर उसमें और मुश्किल जोड़ता था। बिजली राज शरीर की पूरी विधि शुरू करने के बाद ध्रुवांश ने कभी भी इसकी ट्रेनिंग और तपस्या बंद नहीं की थी, लेकिन अब सिर्फ गगन परमार्थ के खून के अंश की उस छोटी सी मात्रा के भरोसे वह वाकई द्विरूणी बिजली शरीर के स्तर तक पहुंच गया था। बिजली देव कमल से उतरकर ध्रुवांश ने अपनी आस्तीन हिलाई और कमल को वापस रख लिया। अपनी उंगलियां कसते हुए उसे अपने शरीर में उमड़ती जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ, जो फटने की कगार पर थी, और वह अनियंत्रित खुशी में मुस्कुराने लगा। एकल रूणी बिजली शरीर की तुलना में द्विरूणी बिजली शरीर वाकई कहीं ज्यादा जबरदस्त था। उसके अंदाजे के मुताबिक मानव शरीर परीक्षा पार करने वाला योद्धा भी कच्ची ताकत में उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। बिजली राज शरीर में अभी भी अपनी जबरदस्त खासियतें थीं। अपने शरीर में उमड़ती शक्ति के आदी होने के बाद ध्रुवांश ने अपनी नजर अपने सामने तैरती चमकती हड्डी की ओर डाली। इस पल उसमें मौजूद खून का अंश पहले से ही रहस्यमय काले कागज ने पूरी तरह अवशोषित कर लिया था, जिससे वह खाली थी। लेकिन खून का अंश खोने के बावजूद इस चमकती हड्डी में अभी भी जबरदस्त शक्ति थी। चमकती हड्डी को घूरते हुए ध्रुवांश ने सिर खुजाया। आखिर यह हड्डी एक गगन परमार्थ की थी और इसमें जबरदस्त शक्ति थी, लेकिन उसके मौजूदा ट्रेनिंग स्तर के साथ वह साफ तौर पर उन शक्तियों को शुद्ध नहीं कर सकता था। इसलिए वह सिर्फ इसे रख सकता था, क्योंकि ऐसा खजाना भविष्य में जरूर काम आता। चमकती हड्डी को सावधानी से पकड़कर ध्रुवांश ने उसे ठीक से रख लिया। उसने चौंक कर कहा, अरे हाँ, रहस्यमय काला कागज। इस पल में ही ध्रुवांश को सबसे जरूरी चीज याद आई और उसने जल्दी अपनी चेतना को अपनी चेतना सागर में डुबोया। वहां उसने फिर से रहस्यमय काले कागज को देखा, जो चुपके से तैर रहा था। लेकिन इस पल उसकी पहले की शक्ल से जबरदस्त बदलाव था। उसकी सतह पर अब गहरा काला अंधेरा नहीं था, उस पर सुनहरे रूनी नक्शे फैले हुए थे। वे रूनी नक्शे ध्रुवांश को बहुत प्राचीन काल की प्राचीनता का एहसास दे रहे थे, जैसे उन्होंने आसमान और जमीन के रहस्य दर्ज किए हों। एक सोच के साथ ध्रुवांश की आत्मा, जो उसकी चेतना सागर में बैठी थी, खड़ी हुई और सावधानी